हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी विशाल जैन। आज हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज MOA ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब MOA होता क्या है? एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि किसी पर्सन की, आपकी या मेरी किसी पर्सन की कुंडली जो होती है वो MOA होता है। मतलब कुंडली जन्म से पहले बन जाती है। अगर हम जानते हैं, हम किसी फैमिली पंडित या ऐसा कोई है हमारे कम मतलब लाइफ में, तो हमें पता होगा कि हमारे जन्म लेने से पहले ही एक कुंडली बना दी जाती है। वो होता है MOA। और जन्म प्रमाण पत्र वो क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आर्टिफिशियली होता है, प्रोमोटर करते हैं। मतलब नेचुरल पर्सन जो होते हैं या फर्म होती है वो एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन हुई तो प्रूफ क्या होगा उसके लिए? तो उसका प्रूफ होता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सबसे पहला प्रूफ होता है, मतलब सबसे पहला एक सर्टिफिकेट होता है कंपनी के लिए। MOA क्या होता है? ये एक तरीके से मान लीजिए बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है। कंपनी का एक सबसे बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये कंपनी का। इसे हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मीन्स जैसे हमारे इंडिया का एक संविधान है, कंपनी इंडिया के अंदर जो पर्सन है उन्हें उस संविधान के अंदर काम करना पड़ता है, उसके लिमिट पर रहना पड़ता है। सपोज ऐसा देखिए कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मर्डर करना गलत है, तो कोई मर्डर करता है अगर, तो उसे इलीगल मानते हैं, उसे सजा होती है। तो उसने अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस किया तो सजा हुई। इसी प्रकार से कंपनी का जो MOA होता है ये कंपनी का संविधान होता है, और कंपनी और उसके ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स उस संविधान के आगे जाके काम नहीं कर सकते। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि MOA होता क्या है, कौन बनाता है, और इसके क्लोजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It is the foundation of the company, that is main document of the company. It defines objects of the company, define reason of its existence, lays down the fundamental conditions upon which the company is allowed to be formed. Charter of the constitution of the company. It defines the scope of its activity and also states that anything beyond its scope is unauthorized and illegal. अब फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो ये MOA होता है। क्योंकि अगर किसी पर्सन के अंदर एक आइडिया आता है कि चलिए एक कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट होती है पर्सन की, कितने पर्सन चाहिए, मतलब किस टाइप की आप कंपनी बनाना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो डिसाइड करना होता है। फिर उसके अंदर कितने पर्सन लगेंगे, उतने हमें पर्सन इकट्ठा करने पड़ेंगे जो रेडी होंगे कंपनी को फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब जो चीजें है वो एक डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती है। तो ये फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब ये MOA वो ही सब कुछ देखता है। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे कंपनी बनानी है, क्यों, रीजन, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कंपनी बना रहा हूँ किस फील्ड में। सपोज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी क्रिएट करनी है, तो मुझे बताना पड़ेगा MOA के अंदर कि मेरी जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मेन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्यों चाहता हूँ कंपनी क्रिएट करना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा वहाँ पे। फिर ये MOA के बिना आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। कंपनी को बनाने के लिए उसका एक फंडामेंटल कंडीशन है कि आपको एक MOA बनाना पड़ेगा, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, साइंड बाय सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब प्रोमोटर्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का चार्टर होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और जो कंपनी की एक्टिविटी है, उसकी लिमिट, उसकी औकात, कि कंपनी की हैसियत कितनी है, वो कितना काम कर सकती है। सपोज मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी से 100 करोड़ का लोन ले सकती है। ये नहीं बता रहे कि डायरेक्टर से 100 करोड़ तक का लोन ले रही है, बोली कंपनी से 100 करोड़ का लोन ले रही है। और अगर मेंबर्स सारे 100, अगर समझे 100% मेंबर्स अगर आके बोलते हैं कि चलिए 200 करोड़ का लोन लेते हैं, तो 100 करोड़ के ऊपर का जितना भी लोन है वो स्कोप के बाहर है, वो इलीगल होता है। सारे मेंबर्स मिलके भी उसको नहीं बता सकते। या हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मुझे सपोज
सब्जियों का बिजनेस करना है, ऑर्गेनिक प्लांट लगा के या ऑर्गेनिक तरीके से उसे सेल करना है। अब मेरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ सही है, एंड मैं चाहता हूँ कि दूसरी फील्ड में घुस जाऊँ कि सब्जी तो उगा ही रहा हूँ, साथ में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे पूरा मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट जो कंपनी का है वो चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम कब अल्टर कर सकते हैं? जब सारे के सारे मेंबर्स 100% मेंबर्स सारे मिलके, डायरेक्टर्स मिलके भी अगर बोले कि हम चाहते हैं कि मेमोरेंडम को बढ़ा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अल्टर कब होगा? कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में जो लॉ के अंदर दिए हुए हैं, एंड जो मैनर है लॉ के अंदर, जो प्रेस्क्राइब मैनर है उसी के अंदर कर सकते हैं। हम आर्टिकल्स की बात करते हैं इन अदर हैंड कि आर्टिकल्स अल्टर कैसे किया जा सकता है। स्पेशल रिजोल्यूशन से भी आर्टिकल्स अल्टर हो सकते हैं, बट मेमोरेंडम क्या होता है? एक तरह होता है, मैंने आपको बताया था कि ये फाउंडेशन है। अगर आप किसी घर की नींव हिलाने चाहते हो तो आपके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्टरेशन तो क्या होता है? आर्टिकल्स तो अल्टरेशन क्या है कि ऊपर कोई कमरा है, उसे हमें एक्सपैंड करना है या उसको हटा के दूसरा कमरा बनाना है, तो उसके लिए तो रजामंदी काफ़ी है। बट अगर आपको नींव हिलानी है तो उसके लिए आप सोचिए मेहनत कितनी लगेगी। फिर आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है मेमोरेंडम के। हमने पहले यह देखा था कि इट डिफाइंस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन करता है। अब मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? अब ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जो एमओ है ना, उसे इसलिए बनाते हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स, प्लस ये कंपनी पे बाइंडिंग है कि आप इससे ज़्यादा लिमिट में काम नहीं कर सकते। इसमें जो दिया हुआ है वो आपको मानना पड़ेगा, ये आप पे एंड सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग है। फिर एनी एक्ट बियॉन्ड द एमओए ऑफ द कंपनी विल बी नल एंड वॉइड एब इनिशियो। एमओए के बियॉन्ड जाके कोई काम किया जाता है तो वो नल एंड वॉइड एब इनिशियो होता है, उसकी कोई वजूद नहीं होता, वो इलीगल है। फिर इट स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। सपोज बचपन में जो मम्मी पापा होते वो बोलते थे कि तुझे इस गली के बाहर नहीं जाना, जो जिस गली में आप रहते हो उस गली से बाहर नहीं जाना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप उस गली से बाहर जाओ, अदरवाइज पनिशमेंट रेडी है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि एमओए जो होता है ना, उसने लिमिट कर रखा है कि आपको इतना ही काम करना है, आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब कंपनी के अंदर हिम्मत है तो वो करके दिखाए, उसके लिए पनिशमेंट, कोर्ट, सब कुछ रेडी है, आप करके तो बताओ बस एक बार, वो चीज़ है। फिर अब मेमोरेंडम क्या होता है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म ए टू बी और शेड्यूल ए टू ई और शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 1 जो है उसी के अंदर टेबल दे रखी है ए से लेके ई तक, उसके अंदर जो फॉर्म्स दे रखे हैं आपको उसी में से चूज करना पड़ता है। टेबल ए किस लिए? लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आपके सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर है तो आपको कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना है, किस प्रकार का। टेबल बी में क्या आता है? गारंटी बट विदाउट शेयर कैपिटल, सिर्फ गारंटी है, शेयर कैपिटल नहीं है। मतलब पार्टनर से मिलकर बोल दिया कि हमारे को सिर्फ इतनी गारंटी हम देंगे, इतनी इतनी गारंटी दे रहे 7 लाख की, तो उसके आगे कुछ भी नहीं, वही शेयर कैपिटल मान जाएगी। फिर टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी भी है एंड शेयर कैपिटल भी है, अगर ये दोनों है तो उसको टेबल सी के अकॉर्डिंग फॉर्म मेमोरेंडम का बनाना होगा। टेबल डी में आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जिसके अंदर जो मेंबर्स है उनकी कोई लिमिट नहीं है। एंड टेबल ई आता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो देखी जाएगी। फिर क्लोजेस क्या क्या होते हैं? इनमें क्लोजेस होते हैं नेम क्लोज, कंपनी का नाम आपको किस प्रकार रखना है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक्सेट्रा। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लोज, ये वन ऑफ द मेन क्लोज है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कंपनी क्या काम करने वाली है। नेम क्लोज में आता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस, उसका नाम, आइडेंटिटी। रजिस्टर्ड क्लोज में आता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसका घर कहाँ पर। ऑब्जेक्ट में आता है कि वो कहाँ पे काम करने वाली है, वो क्या काम करने वाली है, उसकी औकात क्या क्या है, उसकी लिमिट क्या क्या है, उसकी पावर क्या है, वो सब ऑब्जेक्ट में पता चलता है। लायबिलिटी क्लोज ये दिखाते हैं कि उसकी लायबिलिटी किस प्रकार है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड। लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है।
कैपिटल क्लोज कि उसकी कैपिटल किस प्रकार से आएगी, और सब्सक्रिप्शन क्लोज मतलब कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको। हम वन बाय वन सब देखेंगे। फर्स्ट आता है नेम क्लोज। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, देयरफॉर इट मस्ट हैव इट्स नेम टू एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी। कंपनी जो होती है वो कभी अपने मेंबर से जानी नहीं जाती है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, हमारी तरह उसका जन्म नहीं होता, नेचुरल बर्थ नहीं होता, बट इसका इनकॉर्पोरेशन होता है आर्टिफिशियली बाय लॉ। लॉ के द्वारा कंपनी की उत्पत्ति होती है। लॉ को कंपनी क्रिएट होती है बाय ह्यूमन, बट इसका एक अलग एग्जिस्टेंस है। आपने इसके फीचर्स में पढ़ा होगा, एक फीचर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी कि मेंबर से सेपरेट है, एंड एक आता है परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स सारे के सारे अगर मेंबर खत्म भी हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, फिर भी कंपनी जिंदा है, कंपनी चलेगी, उसमें काम होगा। तो ये दो फीचर क्या बताते हैं कि कंपनी इज सेपरेटली लीगल, उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग है, आप दोनों को एक नहीं कर सकते। बनाया भले साथ में, बट उसको हम अलग से सिन देते हैं, मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके लिए पैन बनता है, उसके लिए बहुत से अलग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो उसका एक अलग अस्तित्व पैदा करता है। फिर द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर और अनडिजायरेबल और विच विल मिसलीड द पब्लिक। सपोज मेरे और मेरे साथ दोस्त ने खुराफाती दिमाग था हमारा, हमने एक पब्लिक कंपनी बनाई। अब तो हमने कंपनी इसलिए बनाई ताकि हम लोगों को चीट कर सके। बदमाश कंपनी हमने मूवी देखी हुई थी सबने, तो हमने क्या सोचा सबको चीट करते हैं। तो हमने क्या करा, नाम रखा XYZ एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी लगा दिया पीछे हमने, मीन्स हम गवर्नमेंट कंपनी है, हमारी जो कैपिटल है उसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा उन्होंने। अब समझिए कोई पब्लिक एंटिटी है या कोई पब्लिकली फॉरेन कंपनी है, अब हमारे पीछे अगर गवर्नमेंट कंपनी लगा हुआ है तो वो क्या सोचेगा कि ये गवर्नमेंट ऑथोराइज कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो हमारे को भरोसा करेगा। और अगर हम उसे चीट करके भाग जाए तो वो चीज एक तरह से लीगली अलाउ नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को कि हम गवर्नमेंट कंपनी है, बट हम ओरिजिनली है क्या, नहीं। हमारी औकात तो पानी पूरी भेजने की भी नहीं है, लेकिन हमने चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए कंपनी बनाई, तो वो चीज गलत है। प्लस अगर अब मिडिल क्लास लोग तो रीबॉक की जगह रीडोक, रिकॉक, नाइक की जगह माइक, बाइक, पाइक सब ब्रांड यूज करते हैं, तो वो एक सिमिलर ब्रांड आ जाता है। अब समझे रीबॉक कंपनी है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जाके नाम एक क्रिएट करूं कंपनी रीडोक करके, तो एक सिमिलर है। तो मैं एक तरह से किसी कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके जैसा नाम रखना चाह रहा हूँ, तो गलत है, वो चीज गलत है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करती। वो एक तरह से आप जानबूझ के ऐसी कंपनी क्रिएट कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप उससे मिलना चाह रहे हो। अनडिजायरेबल, दैट मीन आपने लगा दिया विशाल जैन नेशनल कंपनी या विशाल जैन इंडियन कंपनी, इंडियन लिमिटेड कंपनी, इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इंडियन लगा है, फॉरेन कंपनी होगी, उसे क्या लगेगा कि ये इंडियन लगा रहा है, मतलब उसको कुछ ओरिजिनली वैल्यू दी गई है, मतलब ऑथोराइज होगी कहीं से ये कि इंडियन लगाने का, तो वो चीज में वो गलत है, वो अनडिजायरेबल है। आप वो नाम ही नहीं ले सकते जो आपके नेशन को करता हो या किसी को कुछ गलत बता रहा हो कि आपने पास कुछ अलग पावर्स है या आपके पास अलग कुछ काम कर सकते हैं। Its use has been therefore prohibited by the company under the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950। अगर गवर्नमेंट ने किसी नाम पे किसी प्रकार के नाम्स पे बैन लगा रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, तो आप उसे ले ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट से ऊपर तो कौन जाएगा। फिर गवर्नमेंट कंपनी अपना नाम कब चेंज करती है, सपोज मेरी कंपनी में 10% है, ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग मैंने ले रखी थी 80%। तो स्टार्टिंग मैंने करी थी, मैं प्रोमोटर था, तो मैंने उस कंपनी का नाम रख दिया विशाल जैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मैंने मेरी 80% शेयर कैपिटल किसी और को सेल कर दी। समझिए कोई आया मुकेश नाम का, मैंने उसे सेल कर दी। अब उसके पास अगर 80% शेयर कैपिटल है तो वो चाहेगा, हो सकता है वो चाहे कि भाई
मेरा नाम होना चाहिए कंपनी में, लाइक मेरे पास मेजोरिटी है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन से वो चेंज कर सकता है ना, बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है, उसके बाद में आप नाम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये क्लोज क्या बताता है कि पहले जब आप एमओए बनाते हो और आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप कंपनी का मेन ऑफिस जो एचए होता है वो आप कहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहते हो, किस स्टेट में। MOA must state the name of the state in which the RO of the company is situated. This clause is important as it mentions the residence for the purpose of the communication with the company. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो आपका स्टेट है, सपोज हम अभी ब्यावर में, तो राजस्थान के अंदर आता है। अगर मैं कोई कंपनी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे जब इनकॉर्पोरेशन के लिए मैं जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी कंपनी राजस्थान में है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। प्लस एक समझिए कि आपका घर है, समझिए मेरा घर ब्यावर है। अब मेरा घर ब्यावर है, ये लोगों को पता चलेगा मेरे आधार कार्ड से। मैंने आधार कार्ड बनाया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा, वो मेरे घर का होगा। तो अगर उनको मुझे कम्युनिकेट करना है तो वो मेरे घर पे आ सकते हैं मिलने के लिए। वैसे ही मेरा घर है, उसी प्रकार से रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वो कंपनी का घर है। पर्सनली वहां नहीं रहती, बट इन पेपर्स कंपनी आर्टिफिशियली बनी है, लेकिन वो पेपर में ही है। वो आके फिजिकली खड़ा नहीं होगा कि हाय आई एम कंपनी, नहीं, वो पेपर्स में है। उसे संभालते हैं, उसके पीछे माइंड होता है, वो डायरेक्टर्स का होता है, मेंबर्स का होता है, लेकिन उसका घर कहाँ पर है, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वहां पे कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है। प्लस इट डिटरमाइंस द जुरिडिक्शन ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो मेंशंस द प्लेस वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर मेंटेन, कि कंपनी का जुरिडिक्शन कहाँ पर है, और जो भी जैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके बाद में स्टार्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, एमओए, एओए, सिन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सब स्टार्टिंग में आते हैं। फिर एनुअल रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट, बहुत कुछ होता है। इतने पेपर्स होते हैं जो नॉर्मली घरों में नहीं मिलते, कि कंपनी के पास फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशन बहुत उनको करने पड़ते फॉलो। तो वो सारे पेपर कहाँ रखे जाते हैं, वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। Where the company wants to change its registered office from one state to another, then it can do so by passing a special resolution as well as by confirmation of company law board. Such confirmation will be given provided debenture holders and creditors are satisfied and such alteration is fair. Means कि जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज बाय कन्फर्मिंग द कंपनी लॉ बोर्ड। अब जो लॉ कंपनी CLB है, कंपनी लॉ बोर्ड, उससे उसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब कंफर्मेशन लेने जाएंगे तो कब कैसे देगा, ऐसे तो नहीं कि मैं गया टेबल पे पेपर देखा कंफर्मेशन दो, नहीं। इसका एक रूल होता है कि वो पहले उसके पास जाएगा जिससे मैंने लोन ले रखा है, उनको पूछेगा क्या आपको प्रॉब्लम है। वो सबके घर नहीं जाएगा, क्या आप बताइए आपको प्रॉब्लम है, नहीं है ठीक है, नहीं है ठीक, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा एज ए कंपनी। मुझे उनके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, एक तरह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उनमें से किसी को ऑब्जेक्शन होती है तो मुझे उनको पेमेंट करके फिर मैं जा सकता हूँ। उस तरीके का ये क्लोज है कि आप पहले जैसे पैसे लोग मांगते हैं आपसे, जिसको आपको पैसे देना बाकी है, आप उनको पैसे देके फिर निकले, या उनसे उनका कंफर्मेशन लीजिए कि मुझे भरोसा है ये दे देगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दूसरे स्टेट में भी जाए तो घर तो इसका यही पर है, पकड़ लूंगा इसके डायरेक्टर्स को। वैसे ऑब्जेक्ट क्लोज मैंने पहले बताया था आपको कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सपोज ये क्या बताता है कि आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद में भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, या फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हैं, या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट तय करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सपोज आप किसी एक फील्ड में गए, अब भगवान ना करे उस फील्ड में नुकसान हो गया, तो आप अगर फील्ड चेंज करना चाहें तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। होता है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं सीए बन गया तो मुझे दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बन गया, अलग बात है। बट बात क्या है कि
ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका भविष्य क्या है, वो किस फील्ड में काम करना चाहता है, किस फील्ड में काम करेगी, उसका मतलब भविष्य लक्ष्य क्या है, वो सब बताते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर. इट डिफाइंस द लिमिट्स, द स्कोप एंड स्पेयर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. ये कंपनी की लिमिट, कंपनी की औकात, कंपनी की हैसियत और कंपनी का ऑपरेशन की जो लिमिट्स है उन सबको बताएगा. It explains to the members the scope of its activities of the company. अब मैं मेंबर हूँ, मैंने शेयर कैपिटल में पैसा लगाया, मैंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है कि कंपनी कहाँ का काम कर सकती है. सपोज मुझे बताया गया कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है सब्जी उगाना. अब सब्जी उगाना मुझे बताया गया कि इसका ऑब्जेक्ट है. अब उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि ये सब्जी भी उगाएगा एंड गांजा भी उगाएगा. वही उगता है सब कुछ खेत में, गांजा उगाएगा मेरे को पता ही नहीं. गांजा उगा दिया कंपनी को, पुलिस में पता चल गया, पुलिस ने रेड कर दी. अब मेंबर्स ही फंसे कि आपने इसमें पैसे लगाए, आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है. फंसेगा कौन? मैं. तो मेंबर्स को एक्सप्लेन करता है ये ऑब्जेक्ट क्लॉज कि इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है, तो आपको वो देखना पड़ेगा. और अगर बियॉन्ड ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो डायरेक्टर्स पकड़ में आएंगे कंपनी. फिर ऐसे केस के अंदर अगर आपको पता नहीं है या आपको छुपा के ही काम किया जा रहा है तो कॉर्पोरेट विल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट हो जाएगा. तो ये इसमें क्या बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, वो गांजा उगा रहा है कि खेती कर रहा है, वो बताते हैं उसके अंदर. फिर वैसे बताएगा कोई नहीं, गांजा उगा रहा तो अंदर खाने में उगाएगा. फिर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स फंड, मेंबर्स जो होते हैं या कंपनी होती है उसके जो फंड्स होते हैं, लाइक लोगों ने तो इकट्ठा करके मेरे अंदर 100 करोड़ की कैपिटल जमा कर दी. मेरे तो ना पैसे, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तो ना पैसे, मैं तो राजा हूँ, सारा काम मुझे करना है कंपनी के अंदर, तो मैं मेरी मर्जी से करूँगा. इसको 10 लाख बांटे, इसको 12 लाख बांटे, इसके 5 लाख का बिल आया, मेरा 3 लाख और बढ़ा, 8 लाख बांटे. तो कंपनी का जो फंड है, कंपनी के जो पैसे है उसको बचा के रखने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज काम आता है. कि आपने बोला है कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, आप सिर्फ बिल्डिंग्स पे ध्यान देंगे, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे. अब आप कोई दूसरी फील्ड में जा रहे हो, उसके लिए लोन बांट रहे हो तो गलत है. आप कंपनी का पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप बिना मेंबर्स के कंपनी के चीजों का गलत, रिसोर्सेज का गलत यूज कर रहे हो. तो वो उन सबको बचाने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज है. आप कंपनी के डायरेक्टर्स हो, आप कंपनी को चला रहे हो, कंपनी के जो भी काम होंगे उसके पीछे माइंड आपका है, लेकिन आपको लिमिट में काम करना है. हम मेंबर्स, हमने पैसा लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो हमने जो ऑब्जेक्ट तय करे, जो मेमोरेंडम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बताए गए, आप उनके अंदर काम करिए. इट स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. मतलब किसी हर कंपनी के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो नंबर ऑफ कंपनीज कंट्री के अंदर काम करती है एंड उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं. द ट्रांजेक्शन विच डजंट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी वैलिड एंड बाइंडिंग ऑफ द कंपनी सिंपली बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. मतलब जो ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं जो कंपनी के स्कोप में नहीं है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज उसके अंदर नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होंगे. देखती बात है, अगर आपको बोल रखा है कि अगर आप इसके यही काम कर सकते हैं, उसके अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी पे कुछ नहीं है. जो सामने कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने उससे पब्लिक डीलिंग कर रहा है, सामने थर्ड पार्टी, उसे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है. ये कंपनी को एक बेनिफिट दिया गया है. As regard to the alteration of the object law, a special resolution must be passed, and the confirmation by the company law board must also be obtained. The alteration is done to obtain a main purpose by new means, or to enlarge the area of its operation, or to restrict the objects, or to sell or dispose of, or amalgamate the undertaking. Means कि ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो आप कब अल्टर कर सकते हैं. मेमोरेंडम की बात नहीं, सिर्फ उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात हुई बाय स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय कंपनी लॉ बोर्ड. अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज होते हैं, किस प्रकार के चेंज होते हैं. सपोज हम पतंजलि की बात करते हैं,
तो आपको क्या लगता है कि जब पतंजलि स्टार्ट हुई थी, जब वो घी दूध बेच रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा था कि वो सिम लाएंगे बाजार में या सिम का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? तो उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन करके अल्टर किया वो ऑब्जेक्ट कि हमें अल्टर करना है ऑब्जेक्ट को, एंड फिर हम सिम का भी देख सकते हैं, एंड उन्हें कंफर्मेशन लेनी है कंपनी लो बोर्ड की। अल्ट्रेशन कैसे होगा? जो मेन पर्पस है कंपनी का, जो मेन पर्पस है कंपनी का, कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई है उसे हम कैसे पा सकते हैं? सपोज हमें कुछ शॉर्टकट मिल गया, या जैसे हमने कोई स्टार्ट किया था कि हम सिर्फ सेल और परचेज करेंगे, वहाँ पे ये कहीं नहीं बताया था कि हम किसी को लोन दे सकते हैं या फाइनेंस दे सकते हैं। अब मुझे जरूरत है कि मैं किसी को फाइनेंस दूँ, जबकि मेरे ऑब्जेक्ट क्लोज के नहीं है, अंदर नहीं है, उसके बाहर है स्कोप। तो और वो बंदा अगर मैं उसको लोन या फाइनेंस नहीं करूँगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी ये मजबूरी है, तो मुझे उसको देना ही पड़ेगा अगर काम करवाना है मेरा। तो मुझे ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर वो चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से चेंजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लायबिलिटी क्लोज। द लायबिलिटी क्लोज स्टेट्स दैट द मेंबर और द शेयरहोल्डर विल be liable to pay only the unpaid value of shares held by him. If it is a company limited by guarantee, MOA must further state that each member undertakes to contribute to the assets of the company at the time of the winding up while he is a member. Ordinarily, this clause cannot be altered except that liability of the directors may be made unlimited under certain circumstances. जो लायबिलिटी क्लोज है वो क्या बोलता है कि जो मेंबर है, शेयर होल्डर है, अगर उसने जो शेयर कैपिटल एक्वायर कर रखी है उस पे कुछ पेमेंट देना बाकी है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर देनी बाकी है, वो उसी की लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा उसे कुछ पैसा नहीं देना है। अगर कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का लोन है एंड कम शेयर होल्डर ने सिर्फ 10 रुपये पेमेंट करना बाकी है, उसने एक शेयर ले रखा था, उसका सिर्फ 10 रुपये पेमेंट करना बाकी है, अनपेड शेयर। जैसे 20 रुपये का शेयर था, 10 रुपये से पे कर चुका है, सिर्फ 10 बाकी है, तो वो 10 ही पे करेगा। बाकी 49 lakhs 99 जो भी है वो भगवान वाले कहाँ से आएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरा जो अनपेड शेयर कैपिटल है वो मैं दे दूंगा, फिर खुशी खुशी कर जाऊंगा, ताते मिठाई भी ले जाऊंगा कि अच्छा हो जाता है शेयर नहीं लिए। फिर अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो एमओए के अंदर ये भी बताया जाएगा कि अनपेड शेयर कैपिटल के अलावा भी अगर कुछ बचता है तो मेमोरेंड जो मेंबर है वो अपनी गारंटी के अमाउंट तक उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। कैपिटल क्लोज, amount of share capital with which the company is to be registered and its division into shares of a fixed amount must be stated in the MOA of a company limited by shares. Capital clause can be varied or capital can be reduced by special procedure, or the right of the shareholders are varied or create reserve liability. जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो किस प्रकार होती है ये बताना है इसमें कि लाइक 10 करोड़ शेयर कैपिटल है, अब इसका डिवीजन कितना होगा, एक शेयर 2 रुपये का भी हो सकता है, एक शेयर 10 रुपये का भी हो सकता है। उसी प्रकार से नंबर्स ऑफ शेयर आ जाएंगे, उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी एक्सेप्ट। ये सब हमारे को मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा कि हम इतने शेयर कैपिटल ला रहे। अब इसे भी हम अल्टर कर सकते हैं। कैपिटल क्लॉज कैन बी राइट और कैपिटल कैन बी रिड्यूस। जो कैपिटल क्लॉज होता है वो हर कंपनी का अलग अलग होता है और हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने नॉमिनल कैपिटल बनाई थी 10 करोड़ की, जैसे मैंने आपको बताया, अब कंपनी चाहे तो वो 5 करोड़ तक ला सकती है। क्या हम 5 करोड़ तक ला नहीं सकती, मतलब 5 करोड़ तक भी कर सकती है, उससे कम भी कर सकती है, वो बाय स्पेशल प्रोसीजर, बट वो अभी इतना रेलिवेंट नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्लोज, इसके अंदर ये देखना है कि सब्सक्राइब कौन कौन करता है। मैक्सिमम 7 मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी आर शोन इन अ मेमोरेंडम। मतलब हमें बताया गया है कि मिनिमम 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में होने चाहिए और 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितने भी पेपर का है, बट साइन करने की जगह आप कितने लोग हैं। सपोज मैंने पब्लिक कंपनी क्रिएट करी और मैंने 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, 1000 नंबर ऑफ पर्सन थे वो इकट्ठा कर दिया। माई कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी तो मैंने उनको पटापटू के कर दिया इकट्ठा। अब सबके साइन बैठ लूँ नहीं, मैक्सिमम 7 मेंबर्स का पब्लिक कंपनी में लीजिए और 2
मेंबर्स क्या प्राइवेट कंपनी में लीजिए, ये जो मिनिमम वाला था वही क्राइटेरिया लग गया। ए डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन, सच डिक्लेरेशन इज टू साइन बाय पर्सन मेंबर इन प्रेजेंस ऑफ ए विटनेस। फॉर एग्जांपल, जब हम कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तब एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, इनके साथ में विटनेस होता है जो बताते हैं कि हाँ ये है, ये कोई और नहीं है, ये गलत गलत नहीं है। उसी प्रकार से ये होता है। Moreover, the details as regard to name, address, age and business of the promoters are also recorded under this clause। कि जो promoters हैं, promoters कौन होते हैं? कंपनी को क्रिएट करने वाला। जैसे इंसान का क्रिएटर भगवान होता है, कंपनी का क्रिएटर प्रोमोटर होता है। कंपनी को क्रिएट करने का आइडिया, उसका काम क्या क्या होगा, कितनी कैपिटल रखनी है, कौन सी लाइबिलिटी होगी, कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, नाम क्या रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर रखना है, सब कुछ दिमाग कौन लगाता है? प्रमोटर। तो वो होता है जिसकी डिटेल हमें देनी पड़ती है, उसका नाम, एड्रेस, एज, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्सेट्रा। तो ये सब भी इस सब्स्टिट्यूशन क्लॉज में जाएगी। थैंक यू गाइस। आज हमने देखा था एमओए के बारे में। इसके बाद में एक और वीडियो डालूंगा मैं जो होगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।